हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कर लॉन्च एजुकेशन सेंटर। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, है ना। वहां पे हम लोगों ने 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डिस्कशन कर लिए। एक रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन दैट इज व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा और नो। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है एब्नॉर्मल मोलर मास एंड बैंड्स ऑफ फैक्टर। बैंड्स ऑफ फैक्टर जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? आई से। तो एक्चुअली क्या है, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समझने के लिए आप लोगों को इसके बेसिक जो इसके प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उनको आप लोगों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखो आप लोग गाइस बहुत दिनों से बोल रहा हूं कि आपको सामने का क्वेश्चन तभी समझेगा जब आप लोग प्रीवियस वीडियोस आप लोग देख रहे हो। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो अगर आप लोग देखोगे तभी आप लोगों को सामने का क्वेश्चन समझ में आएगा। बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एब्नॉर्मल मोलर मास है, जो बैंड्स ऑफ फैक्टर है, ये आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, इसकी जरूरत क्यों है, क्यों हमें ये पढ़ना पड़े, ये समझने के लिए आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर पढ़ना जरूरी है। देखिए एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े। क्या पढ़े? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो हम लोगों ने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसे मान के लो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, दैट इज व्हाट P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या था? W2 अपॉन M2 इनटू M1 अपॉन W2, है ना। उसके बाद हम लोगों ने सबसे दूसरी पढ़ी, दैट इज व्हाट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या था? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू W2 अपॉन M2 इनटू 1000 होल डिवाइडेड बाय W1। ऐसा और नो। उसके बाद क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या था? KF इनटू W2 अपॉन M2 इनटू 1000 होल डिवाइडेड बाय W1। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर था, दैट इज व्हाट पाई इज इक्वल टू CRT। देखिए जितने भी हमारे हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े, इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। लेकिन गाइस बात ऐसी है कि इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो भी हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, ये जो भी हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े, इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं बेटा। बिकॉज हम लोग सब लोग जानते हैं ना कि जो हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सॉल्यूट कितना पार्टिकल हम लोग वहां पे ऐड करेंगे, ऐसा हो ना, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट वहां पे ऐड करेंगे, उसी के ऊपर हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, कि यहाँ पे जो हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, या फिर जो भी हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे गाइस, ये पूरा का पूरा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये हमारा कैलकुलेटेड होगा। क्या होगा बेटा? कैलकुलेटेड होगा, जिसको हम लोग थियोरेटिकल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? थियोरेटिकल। मतलब इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग जो भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कैलकुलेटेड रहेगा, थियोरेटिकल रहेगा। और ये जो मोलर मास ऑफ जो सॉल्यूट है, जो कैलकुलेटेड है या थियोरेटिकल है, ये हमारे ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से बिल्कुल भी डिफरेंट रहेगा। किससे डिफरेंट रहेगा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। ये जो हमारा कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा बेटा, ये डिफरेंट रहेगा। लेकिन ये स्पेशली उन केसेस में रहेगा बेटा जब हम लोगों का सॉल्यूट जो है या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा या फिर हमारे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, या फिर ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। क्या रहेगा बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। मतलब जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, इन दैट केसेस क्या हो जाएगा बेटा कि जो हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा कैलकुलेटेड, ये हमेशा ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से क्या रहेगा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से क्या रहेगा बेटा? डिफरेंट रहेगा। सर क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, कुछ बैठ नहीं रहा है कि मतलब ये अलग रहेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो यूज कर रहे हैं हम लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हम लोग का मोलर मास जो भी हम लोग निकालेंगे ये तो परफेक्ट रहना चाहिए, कुछ चेंज होने की जरूरत नहीं है। फिर कैलकुलेटेड क्या है जिसको हम लोग थ्योरेटिकल भी बोलते हैं, ऑब्जर्व क्या है जो हम लोग मतलब कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, क्योंकि ये क्या चीज हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा एक काम करते हैं, इनको समझने के लिए मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन में कुछ एक्सपेरिमेंटल टर्म से या फिर कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं।
सबका ध्यान लेकिन बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, आपको मैंने क्या बोला कि अगर मुझे मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, और अगर मैं इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करता हूं, तो हमारा जो कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सोल्यूट रहेगा ये हमारे ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सोल्यूट से क्या रहेगा बेटा, डिफरेंट रहेगा। अगर हमारे इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूट क्या रहेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा या वीक रहेगा या फिर हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, किस वजह से होता है, ये समझने के लिए अब आपको पूरे कंसंट्रेशन से पूरा लेक्चर आप लोगों को देखना है अप टू द एंड। जिन्होंने भी अपने कंसंट्रेशन को हटाया उनको एक भी कंसेप्ट समझेगा नहीं, और एक भी कंसेप्ट नहीं समझा बेटा तो आज का टॉपिक छोड़ दो। और अगर ये टॉपिक आप लोगों का गया तो ये समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं या फिर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे उनको आप एक भी परसेंट सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपने पूरे के पूरे मार्क्स चले जाएंगे। और अगर आप लोगों ने सॉल्व कर भी लिए तो भी आप लोगों को 0 मार्क मिलेंगे अगर आप लोगों ने पूरे कंसंट्रेशन से इस वीडियो को नहीं देखे तो। बिकॉज बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, और आपको छोटी छोटी बातें आपको समझने के लिए पूरे कंसंट्रेशन से अब आपको वीडियो देखना है। क्योंकि मैंने क्या बोला बेटा कि अगर मुझे मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, और इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अगर मैं डायरेक्टली यूज करता हूं तो हम लोगों का आंसर गलत आएगा। बिकॉज जो कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ सोल्यूट होता है ये हमारा ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सोल्यूट से डिफरेंट होता है, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ऑब्जर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी होते हैं। फिर कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होता है, ये समझेंगे आप लोग। चलो एक काम करते हैं, एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम लोग पहले कंसीडर करते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा सोल्यूट है बेटा, जो हमारा क्या है, सोल्यूट है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बेटा, हमारा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, हम लोग फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं जब हमारा सोल्यूट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अब बात इसी बेटा कि ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये हमारे डिसोशिएट भी होते हैं और एसोसिएट भी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, डिसोशिएट भी होते हैं और एसोसिएट भी होते हैं। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए, सपोज करते हैं, ओके, मैंने क्या किया बेटा, NaCl लिया, मैंने क्या लिया, NaCl लिया, और ये NaCl का कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं बेटा मैं 1 मोल। कितना लेता हूं बेटा, 1 मोल। अब हम सब लोग जानते हैं कि ये जो NaCl होता है बेटा, ये क्या है बेटा, NaCl, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये सबको पता है कि ये जो NaCl है ये क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अगर मैं इसको सॉल्वेंट में ऐड करता हूं, इस स्ट्रॉन्ग NaCl को, जो कि हमारा 1 मोल है बेटा, इस 1 मोल ऑफ NaCl को अगर मैं वाटर में ऐड करता हूं, क्या में ऐड करता हूं बेटा, वाटर में ऐड कर देता हूं, तो वाटर में ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये वहां पे कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होते हैं, कंप्लीट डिसोशिएट हो जाते हैं। क्या होता है बेटा, कंप्लीट डिसोशिएट हो जाते हैं। और हम लोग जानते हैं बेटा कि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये वाटर में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। और ये कंप्लीटली डिसोशिएट होने के बाद क्या बनेगा, ये हमारा Na पॉजिटिव आयन बनाएगा और Cl माइनस आयन बनाएगा, हाँ है ना। तो हम क्या कर लेते बेटा कि जब हम लोग को मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए बोलता है, क्या निकालने के लिए बोलता है बेटा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो निकालने के लिए बोलता है, तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो यूज कर लेते हैं, जो भी हम लोग की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो लेंगी वो यूज कर लेते हैं। लेकिन वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट यूज करते हैं बेटा, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कितना यूज करते हैं बेटा, हम 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट यूज करते हैं। और यहीं पे बेटा हम लोग गलत हो जाते हैं। बिकॉज हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता बेटा, कि हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि हमें बोला गया है कि हमारा क्या है बेटा, वहां पे सोल्यूट कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है। अगर मुझे बताइए, अगर हमारा सोल्यूट वहां पे कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, तो मुझे बताइए क्या वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या 1 मोल रहेगा? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। बिकॉज अब हमारा जो सोल्यूट है बेटा, ये जो NaCl वहां पे कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है। अब कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, इसका मतलब Na पॉजिटिव अलग निकल जाएगा, Cl माइनस अलग निकल जाएगा। इसका मतलब Na पॉजिटिव के भी वहां पे 1 मोल आ जाएंगे और Cl माइनस के भी 1 मोल आ जाएंगे। ऐसा हो रहा हूं? अरे हाँ है ना, सीधी सिंपल सी बात है। ध्यान दीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे बताइए 10 कपल है, क्या बेटा, 10 कपल है। ओके, ये 10 कपल का मैंने क्या कर दिया, डाइवोर्स कर दिया। 10 कपल का क्या कर दिया बेटा, डाइवोर्स कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, 10 मैन हो जाएंगे
और 10 वुमेन हो जाएंगे, ऐसा हो नो। इसका मतलब ये अब 10 हो गए ना, यही तो चीजें ना कि पहले वो 10 कपल थे, लेकिन जैसे ही उनका डाइवोर्स हो गया तो 10 आदमी अलग हो गए, 10 औरत अलग हो गई। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं 1 मोल ऑफ NaCl उस सॉल्वेंट में डालूंगा, जैसे मैं 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट उस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट में डालूंगा, तो अब मेरा वहां पे NaCl नहीं रहेगा, वहां पे हमारा जो सोल्यूट है वो NaCl नहीं रहेगा। इस बार जो हमारा सोल्यूट है बेटा वो हमारा Na पॉजिटिव आयन बन जाएगा और Cl माइनस आयन बन जाएगा। तो अगर ये 1 मोल है तो वहां पे Na पॉजिटिव भी 1 मोल रहेंगे और Cl माइनस भी 1 मोल रहेंगे। तो इस बार जो हमारा सॉल्यूशन बना है, इस बार जो सॉल्यूशन बना है बेटा उसमें सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है। इस बार जो हमारा सॉल्यूशन है बेटा, इस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट 1 मोल नहीं है बेटा, सोल्यूट जो है बेटा हमारा वो 1 मोल नहीं है। इस बार हमारा सोल्यूट कितना है बेटा 2 मोल है। इस बार हमारा सोल्यूट कितना है 2 मोल है। ये हम लोग ध्यान ही नहीं दे बेटा, यही चीज है बेटा कि हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या सोचते हैं कि अगर मेरा ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में अगर मैंने सोल्यूट ऐड किया तो हम जो ऑब्जर्व मतलब जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं और उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो हम लोग मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हैं बेटा, ये हम लोग कैसे यूज करते हैं बेटा 1 मोल की वैल्यू पुट करते हैं सोल्यूट की, जो कि ये वाली होती है। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि हमारा जो सोल्यूट है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये क्या है बेटा कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब मेरे पास सॉल्यूशन में सोल्यूट 1 मोल नहीं है, इस बार हमारा सोल्यूट कितना है बेटा 2 मोल है, बिकॉज वहां पे Na पॉजिटिव आयन और Cl माइनस आयन रहेगा। इसका मतलब मुझे वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितना यूज करना पड़ेगा बेटा 2 मोल यूज करना पड़ेगा। और यही चीज है बेटा कि हम लोग अगर 1 मोल यूज करेंगे तो ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को पता है कि मैं वहां पे सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ सोल्यूट यूज कर रहा हूं। इसका मतलब हम लोग कैलकुलेट जो भी वैल्यू निकालेंगे किसके हिसाब से निकालेंगे बेटा 1 मोल के हिसाब से निकालेंगे। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि इस बार जो हमारा सोल्यूट है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो वहां पे वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। इसका मतलब Na पॉजिटिव आयन और Cl माइनस आयन अलग निकल जाएंगे। इसका मतलब इस बार मेरे सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है। कितने मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 2 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। और ये हमें कैसे पता चला बेटा एक्सपेरिमेंटली पता चला। इसी वजह से क्या होता है बेटा, जो हमारी कैलकुलेटेड हमारा जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट से क्या होता है बेटा डिफरेंट होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो इससे क्या समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान दीजिए। इस बार क्या हो रहा है कि हमारा हो रहा है बेटा डिसोसिएशन। क्या हो रहा है बेटा? डिसोसिएशन हो रहा है। और डिसोसिएशन में क्या हो रहा है, जो हमारे पार्टिकल है वो क्या हो रहा है बेटा, देखो पहले 1 मोल तब कितने मोल हो गए 2 मोल हो गए। मतलब यहाँ पे क्या होगा पार्टिकल इंक्रीजेस। पार्टिकल क्या होते हैं बेटा इंक्रीज होते हैं। तो डिसोसिएशन की केस में क्या होता है बेटा, डिसोसिएशन की केस में क्या होता है बेटा, वैन ऑफ फैक्टर क्या होता है बेटा, वैन ऑफ फैक्टर क्या होता है कि अब मेरे सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। देखिए वैन ऑफ फैक्टर जो होता है बेटा आई निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल पार्टिकल प्रेजेंट in solution whole divided by total particle present in solution whole divided by okay initial particle तो therefore total particle present in a solution कितने 1 मोल 1 मोल कितना हो जाएगा 2 मोल होल डिवाइडेड बाय इनिशियल पार्टिकल कितने थे 1 मोल। इट मींस I इज इक्वल टू कितना मिला 2। तो देखिए बेटा I की वैल्यू यहाँ पे जो मिली है 2। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ therefore I is greater than 1, I is greater than 1। तो हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा जब भी आप लोगों को न्यूमेरिकल में I की वैल्यू 1 से बड़ी दिखी, हमेशा ध्यान में रखिए। जब भी आपको देखिए बेटा आज का जो हमारा पूरा पोर्शन है ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें काम में आएगा, लेकिन आप न्यूमेरिकल तभी सॉल्व कर पाओगे जब इसका छोटा छोटा कंसेप्ट समझेगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए, ये बात दिमाग में सेट करके रखिए कि अगर मान के चलिए I की वैल्यू 1 से बड़ी है, I की वैल्यू क्या बेटा 1 से बड़ी है, तो समझ लेना वहां पे I की वैल्यू 1 से बड़ी है। इसका मतलब वहां पे सोल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है। सोल्यूट का क्या हो रहा है बेटा डिसोसिएशन होता है। इफ I is greater than 1, इफ I is greater than 1, वहां पे I is greater than अगर 1 की वैल्यू अगर 1 से अगर I की वैल्यू अगर बड़ी दिख रही है, मतलब बैंड ऑफ फैक्टर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी दिख रही है, तो हमें ध्यान में रखिए कि वहां पे क्या हुआ है बेटा सोल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है। सोल्यूट का क्या हो रहा है बेटा डिसोसिएशन। बिकॉज डिसोसिएशन की केस में क्या होता है बेटा पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं गाइस इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गई पहली केस। लेकिन यहाँ पे और एक चीज हो सकती है बेटा, दैट यहाँ पे क्या हो बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है बेटा डिसोशिएट हो रहा है। लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट के साथ साथ एसोसिएट भी होता है। कैसे होता है बेटा एसोसिएट भी होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मान के चलिए मैं लेता हूं CH3C डबल बॉन्ड O डैश OH। अगर मान के चलिए मैंने क्या किया, ये जो एसिटिक एसिड है
इस एसिडिक एसिड को मैंने ऐड किया बेटा बेंजीन में। किसमें ऐड किया बेटा? बेंजीन में। सब लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं। अगर मैंने क्या किया, इस एसिडिक एसिड को अगर मैंने बेंजीन में ऐड किया और इस बार मैं एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल मोल लेता हूं बेटा 2। कितने मोल ले रहा हूं बेटा? 2 मोल ले रहा हूं। 2 मोल ऑफ एसिडिक एसिड ले रहा हूं और 2 मोल ऑफ एसिडिक एसिड को मैं क्या कर रहा हूं बेटा? बेंजीन में ऐड कर रहा हूं। तो क्या होता है बेटा? यहाँ पे डायमराइजेशन होता है। क्या होता है बेटा? डायमराइजेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एसिडिक एसिड का 1 मोल है ये दूसरे 1 मोल के साथ क्या करेगा बेटा? डायमर हो जाएगा और एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा कुछ इस तरह से, CH3-C डबल बॉन्ड O डैश O डैश H डैश 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 डैश, उसके बाद ये H डैश O, ओके। उसके बाद ये C, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ओके, डैश CH3। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये हमारा 1 मोल और ये हमारा 1 मोल के जो पार्टिकल ये क्या होगा बेटा? डायमर हुए। क्या हुआ बेटा? डायमर हुए। और ये 2 मोल से अब कितने मोल मिलेंगे बेटा? देखिए 2 पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बन रहा है, तो इसका मतलब 2 मोल मिलके कितने मोल मिलेंगे? 1 मोल मिलेंगे। अरे हाँ है ना? तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोगों ने ये तो देखी ही नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ बेटा? ये तो एसोसिएट है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? देखिए 2 मोल से 1 मोल बना है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? पार्टिकल एक दूसरे से मिले। यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन रहा है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे क्या हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाँ है ना? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे डायमराइजेशन हो रहा है और डायमराइजेशन की वजह से क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे कि 2 मोल से मतलब 2 पार्टिकल से एक पार्टिकल बन रहा है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये सोचेंगे कि अगर मुझे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, क्या निकालना है गाइस? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग क्या करेंगे? वहां पे 2 मोल्स ऐड किए तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है उसमें 2 मोल्स कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे और 2 मोल्स कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे। उसके हिसाब से हमारे जो कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो निकलेगा वो निकलेगा। लेकिन हम लोगों ने ये तो ध्यान दी ही नहीं कि यहाँ पे हमारा वहां पे एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, बिकॉज यहाँ पे तो एसोसिएशन हुआ है। तो एसोसिएशन हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पे जो हम लोग क्या कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे सॉल्यूट का, वो कैसे यूज करेंगे बेटा? 2 मोल की जगह कितना यूज करेंगे? 1 मोल यूज करेंगे। इसका मतलब जो मेरी ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ जो सॉल्यूट निकलेगा, देखिए कैलकुलेटेड मतलब जो हम लोगों ने वहां पे ऐड की ये सोच के हम लोग, कैलकुलेटेड का मतलब क्या है? थियोरेटिकली का मतलब हम लोगों ने कितना यूज की इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे क्या पता चला? एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे मुझे 2 मोल मैंने ऐड तो किया था लेकिन सॉल्यूशन में 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है। अब इस बार सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। कितना मोल प्रेजेंट है बेटा? 1 मोल है, क्योंकि वहां पे क्या हुआ बेटा? डायमराइजेशन हुआ, 2 पार्टिकल का मिलके एक पार्टिकल हुआ। इसका मतलब 2 मोल ऑफ सॉल्यूट मिलके 1 मोल ऑफ सॉल्यूट मिला। इसका मतलब इस बार जो वहां पे हमारी वैल्यू निकलेंगी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकलेंगी, वो किसके हिसाब से निकलेंगी बेटा? दैट इज व्हाट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से निकलेगी और 1 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से निकलेगी। इसका मतलब मेरी जो ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। अरे हाँ है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ बेटा? एसोसिएशन हुआ। क्या हुआ बेटा? एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में मुझे क्या पता चलता है बेटा? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि एसोसिएशन में क्या होता है। जल्दी से ले लीजिए। तो क्या हुआ बेटा? वहां पे क्या हो रहा है? एसोसिएशन में क्या हो रहा है? ओके, एसोसिएशन में क्या हो रहा है? पहले हम लोगों ने पढ़े डिसोसिएशन, है ना? उसके बाद हम लोग बात की बेटा एसोसिएशन की। एसोसिएशन में क्या हो रहा है बेटा? एसोसिएशन में क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए, 2 मोल से कितने मिले? 1 मोल मिले। मतलब यहाँ पे पार्टिकल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहे हैं। तो पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, हाँ है ना? इसका मतलब यहाँ पे देखिए आई का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, वैंड्स फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो वैंड्स फैक्टर मतलब क्या निकलेगा? दैट इज व्हाट टोटल पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कितने इस बार? 1, है ना? और इनिशियल कितने थे? 2। इसका मतलब वैल्यू कितनी मिलेगी? 0.5। इसका मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू लेस देन क्या है बेटा? लेस देन 1 है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लोगों को न्यूमेरिकल में आई की वैल्यू 1 से नीचे गिवन है, आई की वैल्यू क्या है बेटा? दैट पॉइंट्स ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या है बेटा? 1 से नीचे गिवन है। तो हमेशा ध्यान में रख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर आई की वैल्यू 1 से नीचे, इसका मतलब वहां पे एसोसिएशन हुआ है। क्या हुआ है बेटा? एसोसिएशन हुआ है। तो इस हिसाब से आप लोगों के दैट इज व्हाट मोलर मास ऑफ जो सॉल्यूट हो जाएगा, दैट इज ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा? चेंज, क्योंकि कैलकुलेटेड अलग रहेगा और ऑब्जर्व अलग रहेगा। तो इट मींस दैट अगर मुझे वहां से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर निकालना है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएंगी।
एस और नो? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज ऑफ कि हमारा जो सोल्यूट है बेटा ये कौन सी टाइप का है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर हम लोग बात करें बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? बिकॉज अगर मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात किया, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है बेटा? डिसोसिएशन भी होता है और एसोसिएशन भी होता है। अब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि जो हमारा मोलर मास ऑफ सोल्यूट है बेटा ये है कैलकुलेटेड अलग आता है, ऑब्जर्व अलग आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकलेंगी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग की परफेक्ट निकल पाएंगी क्या? नहीं। अरे हाँ है ना? तो फिर अगर मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी परफेक्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ओके, तो उसके लिए एक काम करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके पहले मैं आपको एक को रिलेशनशिप बताता हूँ, ठीक है? पहले क्या बताता हूँ बेटा? को रिलेशनशिप बताता हूँ। तो को रिलेशनशिप हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो लिए, चलो ठीक है। तो आपको तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है बेटा? हम लोग एक टेबल बनाने जा रहे हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, जैसे मान के चलिए आई की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? जब भी आई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हम लोग को पता चल चुका है आई इज ग्रेटर देन 1, मतलब वहां पे क्या होगा बेटा? डिसोसिएशन हुआ है। अभी हम लोगों ने देखे, और अगर आई की वैल्यू ये लेस देन 1 की बने तो हम लोग समझ लेने की वहां पे क्या है बेटा? एसोसिएशन हुआ है ना? ऐसा और नो? तो इट मीन दैट कि अगर आई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वहां पे डिसोसिएशन हो रहा है, और आई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो एसोसिएशन हो रहा है। इट मीन दैट वहां पे क्या होगा बेटा? दैट इज हमारा अगर डिसोसिएशन होता है तो वहां पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे बेटा? वहां पे इंक्रीज हो जाएंगे, बराबर है? और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्या होंगे? वो क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। अब मुझे पता है कि अगर मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं बेटा? इंक्रीज हो रहे हैं। अगर मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो इंक्रीज होंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? इंक्रीज हो जाएंगी, बराबर है ना? बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के ऊपर, कि अगर मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के ऊपर हम लोग की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, हाँ ना? ये बढ़ेंगे तो ये बढ़ेंगे, ये घटेंगे तो ये घटेंगे, ऐसा हो ना? क्योंकि हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग मतलब क्या होता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है बेटा? किसके ऊपर डिपेंड करती है? कितना मैं नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे ऐड करता हूं। इट मीन दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर मेरे यहाँ पे पार्टिकल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? बढ़ेंगी। और अगर मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल अगर घट रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगी? घटेंगे, ऐसा और नो? और थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा इस कोरिलेशन की तरफ। ओके, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखे कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या था? दैट इज व्हाट, ये हमारा फॉर्मूला था W2 अपॉन बराबर है ना W2 अपॉन M2 इनटू M1 अपॉन W2। उसके बाद क्या था? डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या था? दैट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट KB इनटू W2 upon M2 into 1000 whole divided by W1, ऐसा नो? डेल्टा TF क्या था? दैट इज KF into W2 upon M2 into 1000 upon W2। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा कि ये जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, हाँ है ना? इससे हमें एक रिलेशनशिप समझ में आती है कि दैट इज व्हाट, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इन सबको कांस्टेंट अगर बोल दूं, इन सबको अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा? इन सबको कांस्टेंट कर दूंगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितने भी है मेरे सब क्या हो जाएंगे बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। दैट इज व्हाट, मोलर मास से। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे? मोलर मास से। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ रही है तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर घट रही है तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको रिलेशनशिप्स याद करने हैं, याद रखना इन द सेंस ये बेसिक्स है बेटा, नॉलेज है, कंसेप्चुअल है, तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना। अगर आपको ये कंसेप्ट याद है तो आपको न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे बेटा। इज दैट क्लियर? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते आगे। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आया बेटा कि इससे ये समझ में आया कि अगर मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया बेटा, ये स्क्रीनशॉट लेके ओके ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आया बेटा कि अगर मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर निकालना है, मुझे क्या करना है बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर निकालना है तो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? जो वहां पे डिफरेंस आ रहा है, जो अभी क्या रहा है बेटा? डिफरेंस आ रहा है,
क्या डिफरेंस आ रहा है बेटा? बिकॉज हमारा जो कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है और ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है बेटा, ये डिफरेंट है। हाँ है ना? अगर ये दोनों के दोनों अगर डिफरेंट है, ये अगर मेरे दोनों के दोनों डिफरेंट, अगर ये दोनों के दोनों कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सोल्यूट और ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट अगर डिफरेंट है बेटा, तो अगर ये डिफरेंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर निकालना है तो मुझे इस डिफरेंस को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सोल्यूट और ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इन सबको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए मुझे पहले वैंड्स ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या की वैल्यू निकालना पड़ेगा बेटा? वैंड्स ऑफ फैक्टर। ये एक्चुअली वैंड्स नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था कि अगर मुझे ऐसी प्रॉब्लम आती है, मतलब अगर मेरा सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोलाइट है या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इन दैट केस ये प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी परफेक्ट नहीं आती। तो अगर मुझे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर परफेक्ट करना है तो सबसे पहले जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है उसको पहले बैलेंस करेंगे। जिस डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है उस डिफरेंस को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए उसने क्या बताया बेटा? ये वैंड्स ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला बताया कि अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, कौन सा मैं बताता हूं, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा और इस वैल्यू को वहां पे अगर पुट करूंगा तो उससे मेरी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आएंगे बेटा वो परफेक्ट आएंगी, जो हमारे कैलकुलेटेड मोलर मास से और ऑब्जर्व मोलर मास से क्या करेंगे बेटा? मैच करेंगे। तो फिर हमें वैंड्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया बेटा? दैट इज व्हाट वैंड्स नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया कि आई का जो फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा बेटा हमारा? आई का फॉर्मूला ये क्या बनेगा? दैट इज ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं क्या करूंगा बेटा? अगर मुझे मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, क्या निकालना है बेटा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके अगर मुझे मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो मैं पहले वो जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करूंगा। दैट इज व्हाट वैंड्स ऑफ फैक्टर को मैं पहले निकालूंगा। तो वैंड्स ऑफ फैक्टर निकालने में मैं क्या करूंगा? मैं पहले ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालूंगा और उसके नीचे क्या लूंगा बेटा? कैलकुलेटिव क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालूंगा। इन दोनों का डिफरेंस मतलब इन दोनों का क्या लूंगा बेटा? फ्रैक्शन लूंगा और इनसे जो मेरी वैल्यू आएंगे दैट इज व्हाट आई, और इस वैल्यू का यूज करके मैं क्या निकालूंगा बेटा? जो भी हमारा मोलर मास ऑफ सोल्यूट है वो निकालूंगा। ओके। और दूसरा चीज, अगर मान के चलिए मुझे यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ही निकालना है, अब मोलर मास गिवन है तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि इसके बिल्कुल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब फॉर्मूला पता जाएगा, दैट इज व्हाट आई जो लिखा होगा कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सोल्यूट होल डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इस तरह से मैं आई की वैल्यू निकालूंगा, जिसको मैं बोलता हूं बेटा वैंड्स ऑफ फैक्टर बोलूंगा। इस वैंड्स ऑफ फैक्टर का मैं यूज करूंगा और फिर मैं निकालूंगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। दैट मींस दैट कि अगर मुझे अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालना है, ठीक है, अगर मुझे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालना है तो फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे? दैट इज व्हाट पहला क्या होगा? P1 नॉट माइनस P1 होल डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज क्या था बेटा फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला? दैट इज व्हाट मुझे बताइए क्या था फॉर्मूला? दैट इज W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W2 सॉरी W1 इंटू मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको वैंड्स ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी मैं इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो भी मेरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा वो हमारे परफेक्ट आ जाएंगी, या मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है बेटा वो परफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि ये सब चीजें किसकी वजह से वेरी कर रही थी बेटा? ये सब चीजें किसकी वजह से वेरी कर रही थी? वैंड्स ऑफ फैक्टर की वजह से वेरी कर रही थी। बिकॉज इस बार हमारा सोल्यूट क्या हो रहा था बेटा? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, उसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। बाकी की बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करें बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। जब मेरा इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग है। इज दैट क्लियर? और उसके बाद अगर मान के चलिए एलिवेशन इन पॉलीमर दैट इज डेल्टा टीबी, तो इसका फॉर्मूला क्या था बताइए? दैट इज केबी इनटू व्हाट? W2 अपॉन M2 इनटू 1000 होल डिवाइडेड बाय W1 इनटू इसको भी काय से मल्टीप्लाई करूंगा? I से मल्टीप्लाई करूंगा। दैट इज उसके बाद डेल्टा TF जोड़ के आ जाएंगे KF इनटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय W1 इंटू I। उसके बाद क्या आएगा बेटा? पाई इज इक्वल टू CRT इंटू यहाँ पे भी क्या करूंगा? I से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएंगे बेटा मेरे दैट इज व्हाट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर मैं इनका यूज करके, क्योंकि लेकिन ये कब करना है? जब आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इट मींस दैट ये अगर आपको मेंशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे केसेस अगर मेंशन है तो हम लोग उस समय क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले ये वाले यूज करेंगे, ना कि
जो हम लोगों ने ये आई को छोड़ के जो फॉर्मूले बनाए थे बेटा उनका यूज करेंगे। बिकॉज अगर हम लोग इन चीज को, अगर वैल्यूज ऑफ फैक्टर को ही अगर हम लोग छोड़ देंगे तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू रहेंगी वो बेटा वो कैलकुलेटेड रहेंगी। क्या रहेंगे बेटा? कैलकुलेटेड रहेंगे, और जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? गलत। मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लोग न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन वहां पे हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं कि वहां पे डिसोशिएट हो रहा है क्या, उसके बाद एसोसिएट हो रहा है क्या, वहां पे आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या आई की वैल्यू लेस देन 1 है, इसकी तरफ हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे। कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है क्या, कंप्लीटली एसोसिएट हो रहा है क्या, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, और डायरेक्टली हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर निकाल लेंगे, और हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? गलत। सर मैंने तो पूरा सॉल्व करके आया था, पूरा सॉल्व करके आया था, पूरा न्यूमेरिकल मतलब ए टू जेड सॉल्व करके आया था, लेकिन फिर भी मुझे 0 मार्क मिले। लेकिन क्यों मिले बेटा? बिकॉज हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिए कि वहां पे मेंशन है या कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, कंप्लीटली एसोसिएट हो रहा है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, आई की वैल्यू लेस देन 1, इसकी तरफ हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिए। मतलब वैल्यूज ऑफ फैक्टर की तरफ हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिए, और वैल्यूज ऑफ फैक्टर की तरफ हम लोगों ने ध्यान नहीं दिए, तो हमारा जो आंसर है बेटा वो क्या हो गया? गलत हो गया। बिकॉज उसी की वजह से हमने कैलकुलेट वैल्यू अलग आती है और ऑब्जर्व वैल्यू क्या आती है बेटा? अलग आती है। इज दैट क्लियर? मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? आई की तरफ मुझे ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज गाइस, इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं और एक चीज बता देता हूँ, ये एक्चुअली बच्चों वाला खेल है कि ये जो आई की वैल्यू है ना, क्योंकि वो होता क्या है कि जैसे जैसे मैं डायल्यूशन बढ़ाता हूँ, जैसे जैसे मैं डायल्यूशन बढ़ाता हूँ, जैसे जैसे मैं डायल्यूशन बढ़ाता हूँ बेटा, वैसे वैसे क्या होता है बेटा? मेरा डिसोसिएशन जो होता है ये हमारा बढ़ते जाता है। डिसोसिएशन क्या होता है बेटा? बढ़ते जाता है। जैसे जैसे मैं डायल्यूशन बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा डिसोसिएशन बढ़ जाता है, और जैसे एसोसिएशन बढ़ जाता है, डिसोसिएशन बढ़ जाता है, और वैसे वैसे क्या हो जाता है बेटा? हमारा जो वैल्यूज ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है बेटा ये भी बढ़ते बढ़ते जाती है। तो फिर हम लोग उस समय क्या करेंगे? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो चीज मैं क्या बोल रहा हूँ मैं समझा देता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। ओके चलो, होता क्या है कि अब मुझे अगर यहाँ पे आई की वैल्यू अगर पुट करना है, यहाँ पे अगर मुझे आई की वैल्यू अगर पुट करना है, तो ये आई की वैल्यू पुट कैसे करूंगा? क्योंकि अगर मुझे मान के लिए मुझे वहां पे आई की वैल्यू गिवन नहीं है, मुझे वहां पे आई की वैल्यू गिवन नहीं है, आई की वैल्यू गिवन नहीं है, और मुझे वहां पे बोला कंप्लीटली एसोसिएट हो रहा है या कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। इन दैट केस अगर मुझे वहां पे आई की वैल्यू पुट करना है तो फिर मैं क्या करूंगा? वहां पे आई की वैल्यू अगर गिवन नहीं है लेकिन मुझे आई की वैल्यू अगर पुट करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो ये आपको बच्चों वाला खेल समझा देता हूं बेटा, ये बहुत ही प्यारा खेल है। अगर ये आपको समझ गया ना तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, और कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल क्यों ना आ जाए बेटा, उतना बड़ा न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर लोगे। लेकिन सर क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कुछ समझाओ तो सही, मजाक थोड़ी कर रहे हो हम लोग। चलो ठीक है, बता देते हो बेटा। जैसे मान के चलिए NaCl है, क्या बेटा? NaCl है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ 0.1 मोलर, ओके, तो उसके लिए आई की जो वैल्यू होती है, इसके लिए जो आई की वैल्यू होती है, दैट इज व्हाट आई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.7, ओके। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन में और बढ़ाता हूँ 0 पॉइंट घटा देता हूँ 0.01, तो यहाँ पे होती है 1.8, इसको और बढ़ाता हूँ 0.001, तो यहाँ पे आती है 1.9, और एक समय आ जाता है बेटा जहां पे आई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है बेटा? 2 होती है। आई की वैल्यू क्या होती है? 2। अब सर बात ऐसी है कि क्या मैं ये वैल्यू याद करूंगा क्या? आई की वैल्यू क्या मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा क्या? वैल्यूज ऑफ फैक्टर की वैल्यू मुझे इतने सारे याद करने पड़ेंगे क्या? नहीं बेटा, आपको याद करने की जरूरत नहीं। मैं एक छोटा सा ट्रिक बता दूं, ये छोटा सा ट्रिक अगर आप लोगों ने अप्लाई कर लिया ना तो आप लोगों का आंसर भी आ जाएगा और आपको आई की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान के चलो हमारा NaCl है, क्या बेटा? NaCl है, उसके बाद KCl है, उसके बाद MgSO4 है, उसके बाद उसके बाद मान के चलो K2SO4 है, उसके बाद है CaCl2, ओके, CaCl2। अब ध्यान दीजिए होता क्या है, हम सब लोग जानते हैं कि ये जो NaCl है, क्या है बेटा? NaCl है, ठीक है। ये याद रखना छोटा सा ट्रिक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए NaCl है, हम सब लोग जानते हैं कि ये जो NaCl है ना बेटा, ये जो हमारा NaCl है ये हम लोगों का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जैसे ही मैं इसको सॉल्वेंट में ऐड करूंगा ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। मतलब ये क्या बनेगा? Na पॉजिटिव बन जाएगा और Cl माइनस बन जाएगा, ऐसा और नो। तो आपको ध्यान रखिए यहाँ पे कितने Na पॉजिटिव है? 1, और कितने Cl माइनस, मतलब ये जो NaCl है ये 2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे याद कर ले बेटा, I की वैल्यू जो होंगी यहाँ पे कितनी होंगी बेटा? 2 हो जाएगी। मतलब जब I की वैल्यू 2 होंगी मतलब वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। कंप्लीटली क्या हो जाएगा बेटा? डिसोशिएट। इज दैट क्लियर? मतलब अगर न्यूमेरिकल में बोला है कि मैंने वहां पे NaCl ऐड किया और NaCl वहां पे कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया,
अगर मैंने वहां पे NaCl ऐड किया और वो पे कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया। अगर बोला कंप्लीटली डिसोशिएट तो फिर I की वैल्यू अगर गिवन नहीं भी है ना, तब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा देखना कि NaCl कितना आयन प्रोवाइड करेगा, 2 आयन प्रोवाइड करेगा, एक Na पॉजिटिव Cl माइनस। इसका मतलब वहां पे वैन ऑफ फैक्टर की वैल्यू मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, वैन ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, I 2 यूज करूंगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लूंगा, बिकॉज वहां पे डायरेक्टली मेंशन है कंप्लीटली डिसोशिएट। क्या बोला बेटा वहां पे, कंप्लीटली डिसोशिएट। हाँ, जब कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं बोलेगा तो वहां पे अगर बोलेगा कि वो डिसोशिएट होता है I2, उस समय I की वैल्यू आप लोगों को वहां पे मेंशन रहेंगे। लेकिन अगर वहां पे बोल दिया कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है तो आपको वहां पे I की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, वहां पे I की वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाएंगे बेटा, 2। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने जब बताया था देखिए I की वैल्यू आखिरी में कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी, बिकॉज I की वैल्यू 2 वहां पे क्यों आई थी, वो अगर वहां पे वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया तो देख सकते हैं यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, 2। जैसे कि यहाँ पे KCl है, हम ध्यान देखिए KCl को अगर मैं सॉल्वेंट में ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, K प्लस आयन और Cl माइनस आयन बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी I की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगे। मतलब I इक्वल टू 2 की वैल्यू ये कब होती है, जब वो कंप्लीटली क्या हो जाता है बेटा, डिसोशिएट हो जाता है। हम बात करेंगे I की वैल्यू जब वो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। अगर कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा तो वहां पे I की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर कंप्लीटली डिसोशिएट बोला है न्यूमेरिकल में तो वहां पे I की वैल्यू क्या लेना है, हम लोग वहां पे उसका छोटा सा ट्रिक पढ़ रहे हैं। ओके, जैसे ये MgSO4 है तो हम लोग जानते हैं Mg 2 पॉजिटिव और ये Cl सॉरी SO4 2 माइनस, यहाँ पे कितने आयन बने, 2। इसका मतलब यहाँ पे भी I की वैल्यू कितनी बनेगी, 2। उसके बाद देखो ये K2SO4, ध्यान दीजिए K2SO4 मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं पोटेशियम का चार्ज क्या होता है प्लस, इसका मतलब 2K प्लस आयन बनेगा और क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस। तो इस बार मुझे बताइए I की वैल्यू इस बार कितने होंगे बेटा, इस बार I की वैल्यू ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए पोटेशियम के कितने आयन है बेटा, 2, और सल्फर मतलब सल्फेट के कितने, 1। इसका मतलब 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। मतलब यहाँ पे 3 आयन बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे I की वैल्यू कितने हो जाएंगे, 3। समझ में आया। वैसे ही देखिए CaCl2 है, अब देखिए CaCl2 मतलब क्या होता है, Ca2 प्लस चार्ज प्लस ट्वाइस Cl माइनस, मतलब यहाँ पे भी कितने आयन बने बेटा, 3। इसका मतलब यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो जाएंगे बेटा, 3। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, जब हमारा आयनिक सोल्यूट है बेटा, मतलब आयनिक सोल्यूट ही होते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो उससे हम लोग क्या ऐड करेंगे बेटा, कि सीधी सिंपल की बात, मतलब वहां पे कितने आयन बनते हैं उसके हिसाब से वहां पे हम लोग I की वैल्यू यूज करेंगे, दैट इज व्हाट वैन ऑफ फैक्टर की वैल्यू यूज करेंगे। इज दैट क्लियर। मान के चलिए इसके जगह एक आता कॉम्प्लेक्स आयन है, इसके क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन है। चलिए तो कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा तो उस समय वैन ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे मान के चलिए K4 FeCN/6, ओके, ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है। ओके, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का एक हमारा लेसन आएगा, उस पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, फिलहाल आप लोगों को याद रखना है। ओके, देखिए होता क्या है कि ये जो हमारे ब्रेड के अंदर जो कंपाउंड होता है, कभी भी डिसोशिएट नहीं होता है, कभी भी एसोसिएट नहीं होता, मतलब ये कुछ भी नहीं होता। मतलब ये जो बाहर की चीजें अलग निकल जाती है और ये जो चीजें अलग निकल जाती है। तो पोटेशियम का चार्ज क्या होता है प्लस, मतलब 4K प्लस आयन, और ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा FeCN/6, ओके, -4। ये कभी भी डिसोशिएट नहीं होता, मैं आप लोगों को उस लेसन में पढ़ाऊंगा। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये 4 आयन और यहाँ पे ये 1 आयन, इसका मतलब यहाँ पे I की वैल्यू, यहाँ पे टोटल आयन हो गए 5, इसका मतलब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो इस तरह से इन दैट केस आप लोगों को क्या करना है बेटा, वैन ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालना है। जब आप लोगों को न्यूमेरिकल में बोला जाए कि आपका सोल्यूट कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, कंप्लीटली क्या हो रहा है बेटा, डिसोशिएट हो रहा है। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से वहां पे I की वैल्यू आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग I की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और इस तरह से कोई भी बहुत बड़ा न्यूमेरिकल भी क्यों ना रहे गाइस, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस आप लोगों को समझ में आए। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको किस तरह से निकालना है, या मोलर मास ऑफ सोल्यूट किस तरह से निकालना है, जब आपका इलेक्ट्रोलाइट दैट इज व्हाट सोल्यूट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, तो उस समय कैसे वैल्यूज निकालना है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। क्या करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे मल्टीप्लाई करना है बेटा, वैन ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, दैट इज व्हाट I से मल्टीप्लाई कर दो। वैन ऑफ फैक्टर से अगर आप लोगों ने उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर मल्टीप्लाई कर दिए, तो उस समय आप लोगों का जो भी आप लोगों को कैलकुलेशन करना है, मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना है, उसके आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, उसकी आपको क्या मिल जाएगी बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये हम लोगों ने बात की बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जो डिसोशिएट भी होता है और एसोसिएट भी होता है। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पे मेरी हम लोग बात करते हैं बेटा, यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है। अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, मुझे बताइए अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोशिएट होगा ही नहीं, ना तो एसोसिएट होगा। इसका मतलब जैसे मान के चलिए C6H12
O6 है, ये अगर मान के चलिए ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को अगर मैं सॉल्वेंट में ऐड करूंगा तो मुझे पता है ये जो ग्लूकोज है ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये है कि ना तो एसोसिएट होगा ना तो डिसोसिएट होगा। इसका मतलब जितने मोल मैं ऐड करूंगा उतने मोल मुझे मिलेंगे, ऐसा और ना। अगर मान के चलिए मैं 1 मोल ऐड करूंगा तो इधर भी मुझे 1 मोल ही मिलेंगे, ऐसा और ना। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज व्हाट सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है अपॉन इनिशियल कितने थे, दैट इज व्हाट 1/1 इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज हो रही है क्या, नहीं। इसका मतलब इन दैट केस मुझे अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अगर निकालना है, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर निकालना है तो मुझे यहाँ पे वैल्यू ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट क्या है मेरा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे और एक मान के चलते हैं, जैसे सुक्रोज पकड़ लेते हैं, C12H22O11, ये भी अगर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए यूरिया है, क्या है बेटा, यूरिया है, दैट इज व्हाट NH2 and H2CO NH2, ये यूरिया है। ओके, यूरिया भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसको भी अगर मैं सॉल्वेंट में ऐड करूंगा तो ये भी हमारा डिसोसिएट नहीं होगा, एसोसिएट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे भी आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। मतलब जितने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में वहां पे ऐड करूंगा उतने मुझे मिलेंगे, बिकॉज वो ना तो एसोसिएट हो रहे हैं ना तो डिसोसिएट हो रहे हैं। इन दैट केस मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। मतलब कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे हमेशा क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। इज दैट क्लियर। लेकिन गाइस अगर मैं मान के चलता हूं, या तो मैं थर्ड केस अप्लाई करता हूं, और थर्ड केस ये है बेटा कि इस बार मेरा सोल्यूट वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस बार सोल्यूट क्या है गाइस, मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है। कौन सा सोल्यूट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज व्हाट थर्ड कंडीशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस बार मेरा सोल्यूट वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस बार ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलिए बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ये ऐसा सोल्यूट होता है जो कंप्लीटली एसोसिएट भी नहीं होता है और कंप्लीटली डिसोसिएट भी नहीं होता है। इसका मतलब कुछ अमाउंट वहां का एसोसिएट हो जाएगा या कुछ अमाउंट वहां पे डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन कुछ एज यूजुअल बन जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं, सपोज करते हैं कि मैंने क्या लिया, CH3COOH एसिटिक एसिड लिया, और इस एसिटिक एसिड को मैंने सॉल्वेंट में ऐड किया। ओके, और मैं यहां पे बात कर रहा हूं 100 मोल ऑफ एसिटिक एसिड की, लेकिन ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या कंसीडर करना पड़ेगा, ये हमारा एसिटिक एसिड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और मैंने 100 मोल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड मैंने सॉल्वेंट में ऐड किया। तो क्या होगा, मान के चलिए 100 में से सिर्फ 50 मोल जो सोल्यूट है, कितना मोल बेटा, 100 में से सिर्फ 50 मोल ऑफ जो सोल्यूट है बेटा, ये हमारा डिसोसिएट हुआ। मैं पहली बात कर रहा हूं बेटा डिसोसिएशन की, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, डिसोसिएशन की बात कर रहा हूं। ओके, हम पहले बात कर रहे हैं डिसोसिएशन, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट भी नहीं होता है और कंप्लीटली एसोसिएट भी नहीं होता। मतलब पूरी तरीके से ना तो सेपरेट आउट होगा ना तो पूरी तरीके से एसोसिएट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो हम लोगों ने पहले बात की डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। मान के चलते कि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये डिसोसिएट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, डिसोसिएट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैंने 100 मोल मैंने ऐड किया तो 50 मोल, जैसे मान के लिए मैंने 100 मोल ऐड किया, लेकिन 100 मोल में से सिर्फ 50 मोल डिसोसिएट है। कितना मोल डिसोसिएट है बेटा, 50 मोल। तो मुझे बताइए CH3COOH अगर डिसोसिएट होगा मतलब क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, हाँ है ना। तो ये CH3COO माइनस के मोल कितने मोल मिलेंगे, 50 मोल। क्योंकि मुझे बताइए 50 मोल अगर मेरा डिसोसिएट हो रहा है तो 50 मोल कैटायन और 50 मोल एनायन मिल जाएंगे, ऐसा हो ना। 100 ऐड किया, लेकिन उसमें से डिसोसिएट कितने हुए, सिर्फ 50 मोल हुए, है ना। तो 50 मोल अगर एसिटिक एसिड डिसोसिएट हुआ तो 50 मोल ऑफ कैटायन मिलेंगे, 50 मोल ऑफ एनायन मिलेंगे, ऐसा हो ना। तो ये 50 मोल मिलेगा और ये 50 मोल मिलेगा, है। तो मुझे बताइए यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएंगे। तो हम लोग पता है आई का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। कितने हैं, ये 50, ये 50, कितना हो गया 100, और इनिशियल कितने थे, 100 ऐड किए थे, बराबर है ना। सही है क्या बेटा, गलत। अगर आपका ध्यान होगा बेटा तो हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक किए, क्या किए जल्दी से सोचिए बेटा। हमने ऐड किए थे 100, लेकिन 100 में से सिर्फ 50 डिसोसिएट होते, 50 तो मॉलिक्यूल अभी भी बाकी है ना, ऐसा हो ना। तो ये 50 अभी भी बाकी है, और ये जो 50 डिसोसिएट हुए उसमें से 50 कैटायन है और 50 एनायन है। तो ये 50, ये 50, ये 50,
टोटल मिला के इस बार सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है बेटा, टोटल मिला के इस बार सॉल्यूशन में प्रेजेंट है बेटा 150 पार्टिकल। कितने प्रेजेंट है बेटा, 150 पार्टिकल। तो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं दैट इज व्हाट 1.5, दैट इज आई इज ग्रेटर देन, अभी भी देखिए बेटा आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, समझ में आ रहा है बेटा। तो आई की वैल्यू कितनी मिली बेटा, आई इज ग्रेटर देन, सॉरी आई इज ग्रेटर देन 1, बराबर है ना, बिकॉज़ आई की वैल्यू कितनी मिली 1.5 मिली। अरे हाँ है ना, ये चीज समझिए बेटा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रिक इलेक्ट्रोलाइट था, डिसोसिएशन हुआ था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मेरी जो वैल्यू मिली 1.5, अगर मुझे इसके लिए जनरलाइज फॉर्मूला बनाना है, क्या बनाना है बेटा, जनरलाइज फॉर्मूला बनाना है। तो जनरलाइज फॉर्मूला कैसे बनेगा, ओके। तो हो क्या रहा है, जैसे मान के चलिए मेरा Na है, कुछ n नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है, n नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है। इसको अगर मैंने सॉल्वेंट में ऐड किया तो मेरे n नंबर ऑफ कैटल और n नंबर ऑफ एनायन मिल जाएंगे, ऐसा हो ना। तो मान के चलिए मैं 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड किया, 1 मोल ऑफ सोल्यूट क्या किया बेटा, ऐड, और 1 मोल ऑफ सोल्यूट में से सिर्फ अल्फा मोल्स ऑफ जो सोल्यूट है, अल्फा मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है, ओके, ये डिसोशिएट है। ये क्या है बेटा, डिसोशिएट है। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हम जनरलाइज फॉर्मूला बना रहे हैं बेटा वैन सॉ फैक्टर का। वैन सॉ फैक्टर का क्या कर रहे हैं बेटा, जनरलाइज फॉर्मूला बना रहे हैं, ओके। तो मान के चलिए मेरे पास, देखिए ठीक है ना, मेरे पास 100 मोल ऑफ एसिटिक एसिड था, 100 मोल में से कितने डिसोशिएट बेटा, 50 मोल डिसोशिएट है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने कि मान के चलिए कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सोल्यूट है, 1 में से अल्फा मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हुआ है बेटा, डिसोशिएट है, अल्फा मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हुआ है, डिसोशिएट है, ओके। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या, ये देखिए 50 मोल डिसोशिएट है, तो 50 मोल कैटल मिले, 50 मोल एनायन मिले, और इसका मिला के कितनी वैल्यू मिली 100। इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ बेटा 2 into 100 बोल सकता हूँ, सॉरी 2 into 50 बोल सकता हूँ, 2 into 50। अरे हाँ है ना, 2 into 50। लेकिन मुझे थोड़ी पता है कि कितने कैटल और कितने एनायन बने, ये हमें पता है क्या नहीं बने। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल बने, इसका मतलब यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ, दैट इज n नंबर ऑफ, देखिए ना, ठीक है ना, देखिए 50 मोल जो थे, 50 मोल हम लोगों ने सॉल्वेंट ऐड किए, तो 50 मोल ऑफ कैटन, 50 मोल ऑफ एनायन मिले। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या मिली 2। देखिए 2 कैटन, एक एनायन और एक कैटन था, 2 कैटन थे ना, सिर्फ यहाँ पे 2 ही कैटन थे, तो 2 कैटन थे, इसका मतलब क्या किया मैंने 2 को ये 50 के साथ मल्टीप्लाई करते एक के, है ना, क्योंकि ये भी 50 कैटन नहीं है, 50 एनायन देंगे, तो मैंने क्या किया 50 को 2 से मल्टीप्लाई करते, ऐसा हो ना। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ पार्टिकल, मतलब कितने सोल्यूट डिसोशिएट बेटा, अल्फा जो है, अल्फा पार्टिकल वहां पे डिसोशिएट है, हाँ है ना। लेकिन कितने कैटन और कितने एनायन वहां पे मिले मुझे बताएगा नहीं। तो हम लोगों ने मान के लिए कि n नंबर ऑफ पार्टिकल मुझे वहां पे मिले, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे देखिए कितने वहां पे कितने पार्टिकल मिले थे, 2, एक कैटन और एक एनायन मिलते, लेकिन मुझे वहां पे कितने कैटन और कितने एनायन मिले पता है क्या, नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, कंसीडर किया कि n नंबर ऑफ पार्टिकल वहां पे मिले, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने क्या किया बेटा, एक कैटन एक एनायन थे, मतलब 2 हमारे क्या थे बेटा, पार्टिकल थे, तो 2 पार्टिकल हम लोगों ने क्या किया बेटा 50 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जितने डिसोशिएट उसको मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, मुझे बताइए कितने पार्टिकल मिल जाएंगे वहां पे, दैट इज n अल्फा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल वहां पे डिसोशिएट है ना, तो इसका मतलब वहां पे कितने कैटन कितने एनायन थे पता नहीं थे ना, इसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया बेटा n नंबर ऑफ पार्टिकल वहां पे होंगे, क्योंकि n पार्टिकल मुझे मिले ना, तो n पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे बेटा, जितने भी डिसोशिएट उसको मल्टीप्लाई किए थे, बराबर है ना। तो जितने डिसोशिएट उसको हम लोगों ने क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई किया, ऐसा और नो। तो मुझे बताइए इस बार अगर वैन सॉ फैक्टर का फॉर्मूला निकालना है, तो वैन सॉ फैक्टर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि टोटल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, टोटल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो मुझे बताइए टोटल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, बराबर है ना, आई का फॉर्मूला क्या था, टोटल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। मैंने जब भी फॉर्मूला बताया, बहुत बार फॉर्मूला बता चुका हूं, टोटल पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन होल डिवाइडेड बाय इनिशियल पार्टिकल, बराबर है ना। तो टोटल पार्टिकल कितने थे बेटा, अब देखिए 100 में से 50 जो डिसोशिएट हुए थे, है ना, तो 50 बच गए थे, ऐसा हो ना। इसका मतलब क्या बन गया था 100 माइनस 50, मतलब यहाँ पे 50 बच गए थे, ऐसा हो ना। और इस 50 में हम लोगों ने ये 50 और ये 50 क्या किए थे, ऐड किए थे, बराबर है ना। तो मुझे बताइए इसी से हमें टोटल पार्टिकल प्रेजेंट मिलने सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो मुझे बताइए, अब मुझे बताइए पहले 1 थे, लेकिन 1 में से अल्फा डिसोशिएट, मतलब कितना हमारे पास बचे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये हमारे बचे हैं। और उसके बाद अब उधर साइड में टोटल साइड में कितने हैं बेटा, ये 50 और ये 50, तो मिला के 100 थे ना। देखिए ना बेटा, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ये आपको समझेगा, ओके। क्या था, देखिए ध्यान दीजिए, मुझे आई की वैल्यू पता करनी थी, तो मुझे सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है, तो 50 डिसोशिएट हुए थे, तो 50 डिसोशिएट थे, तो 50 कैटन 50 एनायन मिल गए थे। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 एक कैटन एक एनायन था, इस वजह से 2 into 50, मतलब कितने वैल्यू मिल गई थी 100,
है ना, लेकिन 50 अभी भी बचे थे ना, 100 में से 50 गए तो 50 बचे भी तो थे, तो ये 50 को हम लोगों ने इसमें क्या किए थे, ऐड किए थे, ऐसा नो। तो सेम हियर मेरे पास 1 मोल था, 1 में से अल्फा डिसोसिएट है, इसका मतलब बचे कितने, 1 माइनस अल्फा बचे ना, तो ये 1 माइनस अल्फा में इधर के पार्टिकल को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा एन अल्फा, है ना। और इनिशियली कितने थे, वो इनिशियली 1 था, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज व्हाट आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला मैं कब यूज करूंगा, जब मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा, डिसोसिएट होगा। ये वैन ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला, ये जो वैन ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला बेटा आई, ये फॉर्मूला मैं कब यूज करूंगा बेटा, ये फॉर्मूला मैं तब यूज करूंगा जब मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा, डिसोसिएट होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा, डिसोसिएट होगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक के? चलो जल्दी से बताइए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक केस बच गई जिसको हम लोग बात करेंगे कि एसोसिएट भी तो हो सकते हो लोग, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलो, अगर मान के चलते इस बार हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट होता है, इस बार हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, एसोसिएट होता है, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम लोग जनरलाइज फॉर्मूला क्या लिखेंगे या वैन ऑफ फैक्टर के वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, मान के चलिए हमारा एसिड गैस है CH3COOH, ओके, ये 200 मोल मैंने वहां पे ऐड किया, और वहां पे मुझे अब ये क्या हुआ, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट जो बेटा मेरा एसिडिक एसिड इस बार मेरा वहां पे डायमराइज हुआ, डायमराइज मतलब एसोसिएट हुआ, एसोसिएट हुआ मतलब वहां पे मुझे CH3COOH है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे बेटा, ज्वाइन हो जाएंगे, हाँ है ना। लेकिन यहाँ पे कितने मोल मिल जाएंगे बेटा, 100 मोल मिल जाएंगे, कितने मोल मिल जाएंगे, 100 मोल मिल जाएंगे, ऐसा हो, बिकॉज वहां पे एसोसिएशन हुआ है। इस बार हम लोग केस कौन सी पढ़ रहे बेटा, एसोसिएशन, एसोसिएट की केस पढ़ रहे हैं, मतलब इस बार मेरे पार्टिकल क्या हो रहा है बेटा, एसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब 100 मोल में से, 100 मोल में से, ठीक है ना। अब देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने बोले ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मान के चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब पूरी तरीके से एसोसिएट होंगे भी नहीं और पूरी तरीके से डिसोसिएट भी नहीं होंगे। तो मान के चलिए मैंने 200 मोल ऑफ एसिडिक एसिड वहां पे ऐड किया, लेकिन 200 में से सिर्फ 100 मोल जो है, कितने बेटा, 100 मोल है, ये सिर्फ एसोसिएट है। ध्यान देने की कोशिश कीजिए, 200 में से, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है मतलब ना तो पूरी तरीके से डिसोसिएट होंगे ना तो पूरी तरीके से एसोसिएट है। तो मान के चलिए मैंने 100 मोल तो ऐड किया था, लेकिन 100 मोल में से सिर्फ 100 मोल ही एसोसिएट हुए, तो 100 मोल मुझे एसोसिएट होंगे, तो यहाँ पे कितने मोल मिलेंगे, 50 मोल मिलेंगे ना, कितने मोल मिलेंगे, 50 मोल मिलेंगे। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बेटा 200 ऐड तो किए, लेकिन वहां से 100 मोल ही एसोसिएट हुए, 100 मोल एसोसिएट होंगे, मतलब मुझे पता है कि एसोसिएट होना मतलब क्या हो जाएगा, डायमराइज होना मतलब 2 का 1 बन जाना, ऐसा हो ना। इसका मतलब 100 का क्या करेंगे, आधा कर देंगे, ऐसा हो ना, 100 का कर देंगे, आधा कर देंगे, बिकॉज 2 के मिलकर 1 बन रहा है ना, 2 का मिलकर 1 बन रहा है, उसका मतलब क्या करेंगे, 100 को हम लोग 2 से डिवाइड किए, तब हमें क्या मिलेंगे, 50 मोल मिल जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे बताइए, टोटल पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब मुझे बताइए सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये 15, सॉरी ये 50, ये 50 जो एसोसिएट हो गया, और ये देखिए 200 में से सिर्फ 100 ही एसोसिएट हुए थे, तो 100 अभी बचे, तो ये 100 और ये 50 मिला कितना होगा, 150। लेकिन इनिशियल पार्टिकल मैंने कितने ऐड किए थे, 200, 200, इसका मतलब क्या होगा 0.75, है ना। तो i इज लेस देन 1, है ना, हुआ बेटा एसोसिएशन, ऐसा नो। तो अब बात ऐसी कि मुझे अगर इसके लिए जनरलाइज फॉर्मूला निकालना है, इसके लिए मुझे क्या निकालना है, जनरलाइज फॉर्मूला निकालना। तो जनरलाइज फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो क्या हो रहा है बेटा, n नंबर ऑफ पार्टिकल मिलके क्या हो रहा है बेटा, जो हमारा एयर मिल रहा है, क्या मिल रहा है बेटा, एयर। लेकिन बात कैसी है कि मान के लिए मैंने 1 मोल ऐड किया, 1 मोल ऐड किया, 1 मोल मैंने सोल्यूट ऐड किया इन अ सॉल्वेंट, लेकिन उसमें से अल्फा पार्टिकल ही क्या हुए, एसोसिएट हुए, उनमें से क्या हुआ बेटा, अल्फा पार्टिकल एसोसिएट हुए। ओके, तो मुझे बताइए अल्फा पार्टिकल एसोसिएट है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही चीजें समझने वाली बात है। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, तो क्या हुआ बेटा, देखिए 100 मोल जब मैंने ऐड किया
तो मुझे वहां पे 50 मोल मिले, बिकॉज यहाँ पे 2 का मिलके 1 बन रहा है, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता वहां पे कितने का मिलके कितने पार्टिकल बन रहे हैं, हाँ है ना। तो n पार्टिकल मिलकर हमारा मॉलिक्यूल अगर बन रहा है, ये अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या किया बेटा, हम लोगों ने 100 मोल अगर वहां पे एसोसिएट है, तो 100 को हम लोगों ने कितने पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बन रहा है उससे क्या किया बेटा, डिवाइड कर दिया, है ना। 100 को अगर मैं ये 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 50 मिल जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ी पता है कि कितने पार्टिकल मिलके वहां पे हमारा एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है या मॉलिक्यूल बन रहा है, नहीं पता ना। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल मिलके वहां पे अगर मेरा एक पार्टिकल अगर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे n को डिवाइड करना पड़ेगा जितने एसोसिएट हो उनको, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा डिवाइडेड बाय n, क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा डिवाइडेड बाय n। तो चलो अब इस बार वैन ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे। जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे बताइए होता क्या है कि टोटल पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है, तो जितने एसोसिएट हुए उनको छोड़ देंगे तो बचेंगे कितने, तो मुझे बताइए 200 के 200 में से 100 एसोसिएट है, तो 200 में से 100 के तो बचे कितने 100, तो मेरे पास 1 मोल, तो 1 मोल में से अल्फा एसोसिएट हुए, इसका मतलब मेरे पास अब कितने बचे थे, वहां पे 1 माइनस अल्फा बचा था, है ना। लेकिन एसोसिएट होने के बाद अभी कितने पार्टिकल बने, अल्फा प्लस एन, है ना। दैट इज 100 को मैंने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था, तो मेरा 50 बन गया था ना। तो ये 50 को हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस 100 में ऐड कर देंगे, ऐसा और नो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाय एन, ऐसा और नो। और इनिशियल पार्टिकल कितने थे, इनिशियल पार्टिकल कितने थे, 1 मोल, तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, देखिए यही फार्मूला यूज करें, ओके। तो फार्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। तो ये हम लोग जनरलाइज फार्मूला यूज करेंगे बेटा बैंड्स ऑफ फैक्टर का, जब हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा, एसोसिएट होगा, क्या होगा बेटा, एसोसिएट होगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, जिन लोग अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन से वीडियो देखेंगे बेटा वही लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज न्यूमेरिकल में बात ऐसी बेटा कि वहां पे क्या मेंशन है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके ऊपर हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मूलर मास ऑफ सॉलिड डिपेंड करता है बेटा। किस तरह से डिपेंड करता है हम लोगों ने पूरे लेक्चर में देखे, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, वैल्यू होती है। इज दैट क्लियर। तो आज हमारा यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन पूरी तरीके से खत्म होता है। इस वीडियो को अगर आपको एक बार में नहीं समझी तो 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन बहुत कॉन्सेंट्रेशन से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको न्यूमेरिकल समझेंगे, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप लोग के न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा खत्म होता है गाइस। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो आप लोगों को कभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।